सो वीकेंड पर यानी 2 दिन के अंदर काफ़ी कुछ हुआ, हम कुछ नहीं बोलेंगे, काफ़ी कुछ हुआ क्योंकि काफ़ी बड़े अटैक्स हुए। यूएस ने ईरान के ऊपर किए, फिर रिटेलिएशन में ईरान ने भी यूएस के ऊपर किए। साथ में कुछ न्यूज़ हमने देखी, यूएस मार्केट की क्लोजिंग हमने देखी, तो उसके बेसिस पे हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट हो सकता है आज थोड़ा सा दबे। तो 95 पॉइंट्स नीचे है, 0.39% की मंदी। बैंक्स आज गिरे हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक के रिजल्ट आए थे, उसके बेसिस पे कुछ खास यहाँ पे हुआ नहीं है। यूएसडी हम देखें तो थोड़ा सा ऊपर है, नेगेटिव। मिड कैप ने, स्मॉल कैप ने ठीक किया। बाकी स्टॉक्स हम देखें तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे, तेजी वाले हाफ हाफ हम इसको बोल सकते हैं। साथ में सरकारी बैंक्स ने अच्छा किया, फार्मा, मीडिया, एनर्जी ये ऊपर थे। आईटी की बात करें, बैंक्स की बात करें, फाइनेंस की बात करें तो ये नीचे आज रहे। कल हमने बातचीत की थी कि मार्केट हो सकता है थोड़े से प्रेशर में खुले क्योंकि कुछ बड़े अटैक्स हुए थे, और उसकी वजह से आप देख सकते हैं ये जो एशियन मार्केट है कुछ खास ओपन नहीं हुआ है। निफ्टी भी गिरावट के साथ में ओपन होता है, लेकिन बाद में निफ्टी में थोड़ी सी तेजी आती है, बट क्लोजिंग बेसिस पे अल्टीमेटली निफ्टी नीचे ही जाके बंद होता है। अब देखो दोस्तों, न्यूज़ ये है कि ट्रंप अभी प्लान कर रहा है वाइडर वॉर के लिए, यानी बड़ी लड़ाई हो सकती है, एस्केलेट प्रॉब्लम हो चुकी है। और सबके पीछे का रीज़न एक ही है, तेल के प्राइजेस। ट्रम्प चाहता है कि प्राइजेस ऊपर जाए। ये मैंने आपको डेटा दिया था जिसमें ट्रम्प ने खुद कहा था कि कोशिश की जाएगी कि जितना हो सकता है उतना क्रूड के प्राइस ऊपर ही रहे, क्योंकि अल्टीमेटली बेनिफिट है यूएस को इसका, और बेसिकली हम बोल सकते हैं ईरान को भी इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। आप देख सकते हैं 9 दिन हो गए कंटिन्यूसली स्ट्राइक्स अभी की जा रही है यूएस की तरफ से तेहरान में। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ आती है कि ईरान ने भी अटैक्स किए हैं और उसके अंदर कई अमेरिकन सोल्जर्स की जानें जा चुकी है। तो ये एक बड़ी खबर है। उसी के बाद से यूएस ने जो अपनी स्ट्राइक है उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं जो डेथ का टोल है वो पहुंच चुका है 17। ये ऑफिशियल है, अनऑफिशियल नंबर कभी कभी ज़्यादा भी होता है। ये 17 जो सोल्जर्स हैं वहाँ पे, ट्रूप्स हैं यूएस के, वो मारे जा चुके हैं ईरान की तरफ से। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अब सिचुएशन टेंस हो चुकी है और साथ में सीरियस हो चुकी है। हो सकता है कुछ मेजर अटैक्स देखने को मिले। और यूएस ने वैसे भी ईरान के इंफ्रा पर अटैक करना शुरू कर दिया है, जिसमें ब्रिजेस आते हैं, पावर प्लांट आते हैं। तो उसको लेकर हमने बातचीत की थी कि वापस से क्रूड ऊपर जा सकता है। क्रूड के अंदर रिएक्शन तो काफ़ी तेज है, बट निफ्टी मैच्योरली बिहेव कर रहा है, इतना कुछ खास नीचे नहीं आ रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। उसके भी पीछे का कारण है, उसको भी आगे चल के देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वेरी हार्ड यानी बहुत तेज हिट किया हमारी शिप्स को और उसमें आग लग गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। देखो ये ट्रंप खुद कह रहा है, ठीक है, जो विक्ट्री क्लेम कर देता है, जो कहता है कि हम ही अटैक कर रहे हैं, हम बॉस हैं, सब कुछ हम हैं, वो ट्रंप कह रहा है कि ईरान ने हमको इतना तेजी से मारा जिसमें हॉर्मुज के अंदर हमारी जो शिप्स है उनको काफ़ी डैमेज हुआ। ये क्या मोटिव है इसके पीछे का? मोटिव दोस्तों वही है, क्रूड का प्राइस ऊपर पहुंचाना है और वहाँ पे टिकाना भी है। तो जैसे ही न्यूज़ आती है क्रूड का जो प्राइस है ऊपर जाता है, ये $90 पर बैरल के भी ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, इसी का इम्पैक्ट आज हमने निफ्टी में देखा। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अब यूएस के साथ में इजराइल प्रिपेयर कर रहा है वाइडर ऑपरेशंस में, जिसमें लेबनान के ऊपर अटैक्स हो गए, गाजा के ऊपर बड़े अटैक्स हो सकते हैं। ये अब इजराइल की भी प्लानिंग है। अब इजराइल डायरेक्टली ईरान की वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है। अगर इजराइल भी अपनी कॉम्बैट या फिर हम ये बोल सकते हैं जो वॉर है अभी चल रही है ऑपरेशन से इसको एक्सपैंड करता है, तो फिर और बड़ी दिक्कतें हो सकती है, क्रूड के प्राइजेस और ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, सारा खेल क्रूड का है, उसके बेसिस पे अपना मार्केट रिएक्शन देता है। और जब तक ट्रंप है, मान के चलो क्रूड के प्राइजेस ऊपर ही रहेंगे। तो क्रूड के अंदर तो बहुत ही शानदार ट्रेड हम बोल सकते हैं बन जाता है। कभी जब क्रूड नीचे होता है तो बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ पे बन जाता है, फिर क्रूड के अंदर अच्छी तेजी आती है। कभी क्रूड ऊपर होता है तो सेल का ट्रेड यहाँ पे बन जाता है। अल्टीमेटली जो मूवमेंट है वो काफ़ी हम बोल सकते हैं प्रिडिक्टेबल देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप सर्विसेज ले सकते हो, एडवाइजरी सर्विसेज, मेरी नहीं दोस्तों ट्रंप की, जिसमें $1 लाख आपको पे करना पड़ेगा पर महीने, जो ट्रंप ने कल ही अनाउंस किया था कि सबसे पहले न्यूज़ देखनी है जो मैं देने वाला हूँ, तो फिर आप ये सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब अब खुले में हो रहा है, आप देख सकते हैं, कोई लीगल इलीगल यहाँ पे कोई बात नहीं है। क्रूड का प्राइस एकदम से पहुंचा $90 के भी ऊपर
उसके बाद में कुछ न्यूज़ आती है तो क्रूड क्रैश करता है। क्या वो न्यूज़ है उसको भी आगे चल के देखेंगे। फिलहाल क्रूड का जो प्राइस है निफ्टी को कुछ खास इम्पैक्ट नहीं कर पाया। और निफ्टी को इम्पैक्ट क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि क्रूड का जो प्राइस है जो ऊपर जा रहा है उसकी जो इम्पैक्ट है या जो प्रॉब्लम है सरकार पास ऑन नहीं कर रही है अभी जनता के ऊपर। अगर सरकार इसको पास ऑन करेगी जनता के ऊपर, यानी पेट्रोल के दाम बढ़ा देगी 20% के साथ में, 30% के साथ में, तब निफ्टी का टिकना इम्पॉसिबल होगा और निफ्टी डेफिनेटली नीचे जाएगा। हो सकता है अपने प्रीवियस बॉटम या उससे भी नीचे चला जाए। तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सरकारी फंड के हिसाब से देखें तो प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इंपोर्ट बिल है। हो सकता है आगे चल के हम इंफ्रा के ऊपर कम स्पेंड करें क्योंकि सरकार के पास में इतना पैसा नहीं बचेगा जितना क्रूड नीचे खरीदने में बच रहा था। लेकिन डायरेक्टली जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा वो तब बढ़ेगा जब सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत तेजी से बढ़ाएगी। 3 4 5 रुपीज़ नहीं, कम से कम 20 25 रुपये बढ़ेंगे। तो वैसा जब तक नहीं होगा जब तक कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अभी ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी उम्मीद नहीं कर सकते हम कि मार्केट अच्छा करेगा। सो मार्केट न्यूट्रल है, हम ये मान सकते हैं। बाकी स्टॉक्स के ऊपर कामकाज करना पड़ेगा, आपको नंबर्स देखने पड़ेंगे, किसके नंबर्स कैसे हैं, उसके बेसिस पे स्टॉक्स में रिएक्शन होगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं आज HDFC बैंक के Q1 का रिएक्शन काफ़ी ख़राब, 5% क्रैश। साथ में हम देखें नंबर्स कैसे रहे तो यहाँ पे तो 96% मिस, ये डेटा गलत हो जाता है। एक्चुअल नंबर्स मैं आपको बता चुका हूँ, हल्का फुल्का मिस किया था। कल हमने बातचीत कर ली थी इसको लेकर कि नंबर्स इतने कुछ खास अच्छे नहीं है। ये देख सकते हैं मिस कर दी है एस्टीमेट। और ब्रोकिंग हाउसेस कुछ बुलिश हैं क्योंकि ऑब्वियस उनके पास में स्टॉक होते हैं। क्वेश्चन आता है कि सर HDFC बैंक क्यों खरीदते हैं जब इतना ख़राब है, अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही है। जैसे आपने कहा था कि 10 साल के लो पर पी है, लेकिन अर्निंग्स भी 10 साल के लो पर है। परसेंटेज में ग्रोथ के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले 30% के साथ में बढ़ता था, अभी तो 2 5 7% के साथ में बढ़ रहा है। ठीक है, रीज़न यही है कि म्यूचुअल फंड का मैं आपको कल एक वीडियो दिया था मैंने आपको, जिसमें AUM के हिसाब से फंड मैनेजर्स को स्टॉक लेने पड़ते हैं और बैंक्स लेने, तो बैंक में जिसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा होगा, उसको ही सबसे पहले रखना पड़ेगा। ये कोई रूल के हिसाब से बाउंडेशन नहीं है, बट ये प्रैक्टिकली उनको करना ही पड़ेगा, वो नहीं बच सकते इससे। लेकिन आप बच सकते हो, आप कोई पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करो किसी का, आप खुद का मैनेज करो। तो बैंक्स में अगर आपको देखना है तो आप एक स्टॉक रख सकते हो जिसका अच्छा पैटर्न है, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। वो कौन सा है आपको बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लो है, मर्जर के बाद में चीज़ें अब खराब जा रही है, पोस्ट मर्जर आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे। साथ में हम देखें तो स्टॉक अभी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा था लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अगेन सपोर्ट पे जाने की कोशिश होगी जो कि 6% नीचे है। आज शॉर्ट सेलर ने इसको शॉर्ट किया है, कुछ लोगों ने पुट बाय की होगी। वैसे अगर हम देखें लॉन्गर फ्रेम में तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि टाइम लगेगा यहाँ से सपोर्ट टू रेसिस्टेंस में, कई क्वार्टर्स लग सकते हैं, कई साल भी लग सकते हैं। तो उसकी तैयारी आपको रखनी है, पेशेंस का काम है। क्योंकि एक क्वार्टर भी खराब गया है, 2 4 क्वार्टर अगर अच्छे आ जाएंगे तो फिर तेजी भी आएगी। एक्सिस बैंक 5% नीचे है, इसके भी नंबर्स अच्छे नहीं रहे। और इसमें भी आप देख सकते हैं एनालिस्ट ने कट किया एस्टीमेट के बाद में, जो खराब एस्टीमेट आई उसके बाद में इसके स्टॉक प्राइजेस की प्रिडिक्शन कम की है। तो ये भी कुछ खास नहीं कर रहा है, ये वीकली चार्ट है, ठंडा है काफ़ी टाइम से, 2 3 साल से आप देख सकते हैं कुछ खास इसमें भी नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक कम गिरा, रिकवरी आई है क्योंकि कल इसके रिजल्ट हमने देखे अच्छे थे, बीट कर गई थी एस्टिमेट को और परसेंटेज में ग्रोथ भी काफ़ी सही थी। तो ठीक है, बट प्राइस एक्शन इसका भी कुछ खास नहीं है। पिछले 5 साल में आप देख सकते हैं कुछ नहीं किया है। जहाँ पे ग्रोथ है वो है ICICI बैंक। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में आज सिर्फ एक स्टॉक चला है जिसका नाम है ICICI बैंक। और ये मैं आपको कई टाइम से बता रहा हूँ, कई क्वार्टर से बता रहा हूँ। इनफैक्ट कल भी मैंने आपको यही कहा था कि इसी के रिजल्ट अच्छे हैं, बाकी सब फीके है। और यहाँ पे आप देखोगे तो Q1 बीट एस्टिमेट, जो ब्रोकिंग हाउसेस है बुलिश है इसको लेकर, प्लस जो टेक्निकल से वो भी काफ़ी सही है। लेकिन ये मत सोचना कि बहुत तेजी आएगी, बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है, सपोर्ट से रेसिस्टेंस के बीच में गैप कुछ ज़्यादा नहीं है। तो वही बात है, ये बैंक या जो भी ऐसी कंपनी होती है जिनके रिजल्ट अच्छे आते हैं, कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, अच्छी ग्रोथ फेज में होते हैं, उनके स्टॉक जब गिरते हैं तब बाय ऑन डिप की जाती है उनके अंदर। ठीक है, अभी तो रिजल्ट प्राइजन हो चुके हैं, काफ़ी ऊपर जा चुका है, सो अलग बात है। तो बैंकिंग में फ़िलहाल अभी कुछ बचा नहीं है, लेकिन अगर आपको कंसीडर करना है ग्रोथ के हिसाब से
गिरावट के अंदर तो वो आईसीआईसी बैंक होगा, बाकी बैंक्स के अंदर कुछ खास अभी नहीं है डेटा के हिसाब से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस आप देखना जो कल मैंने आपको दिए थे, जिसमें आपको म्यूचुअल फंड के बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी लगेगी। स्टॉक्स भी हमने डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।